दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के अध्याय 2 पर। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्यों और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल का दौर शुरू होता है और 600 ईस्वी तक आते आते जो धार्मिक क्रांति होती है उसकी शुरुआत होने लगती है जैन और बौद्ध धर्म के रूप में। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह अंतराल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के तरीके भी सामने आ चुके थे, जिनमें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ पता लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए उपलेखों, अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रिंसिप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसिप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 2500 ईसा पूर्व में अक्षर आ इस उल्टे के तरह इस तरह से लिखा जाता था और 500 ईसा पूर्व में यह यानी कि का को इस तरह से भा भालू की तरह लिखा जाने लगा था।
प्राचीन अभिलेखों प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, आपको यह तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द मिलेंगे। क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन उनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं करते थे। प्रारंभिक राज्य की बात करें तो इनमें 16 महाजनपद आते हैं। तो आइए इनकी बात करते हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः अभी आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहों के बढ़ते प्रयोगों और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन भज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था, ये सब उक्त जनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश जनपदों का शासन पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। भज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहियों के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पर आप 16 महाजनपद को देख सकते हैं। ये गांधार आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, कम्बोज इधर है, फिर इधर तक्षशिला और कुशोर कलावती ये प्रमुख केंद्र आपको देखेंगे। सूरसेन, कुरु, पांचाल, इंद्रप्रस्थ, मल्ल, ये उज्जैनी, अवंती ये प्रमुख शहर और प्रमुख महाजनपद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप पाएंगे कि इनमें से लगभग सभी आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अथवा लोग, कुल या जाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। इनमें शासक सहित अन्य शासकों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था, जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र थे। और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ष से ही रहे, और शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था, क्योंकि यह वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए।
बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं, जहाँ पुरुष के एक समूह के हाथ में सत्ता होती है। आपने पिछले साल हमने जहाँ देखा था रोमन गणराज्य, वहाँ एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। इसके बाद 16 महाजनपदों में जो प्रथम और सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, उसकी बात करते हैं। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार यानी कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह एक कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे, यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, जिसके उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन रास्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगृह यानी कि आधुनिक बिहार के राजगीर का यह प्राकृतिक नाम था, मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच में बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की राजधानी इसे बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। यहाँ पर आप चित्र में ये तस्वीर देख सकते हैं। भाषाएं और लिपियों की बात करें तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामीक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरामीक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। एक आरंभिक साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो शीश है अशोक के द्वारा, यह इस तरह से बनाया गया था, आप देख सकते हैं। और ये शीश अशोक स्तंभ देख सकते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा
दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और चार प्रांतीय केंद्र, यानी कि इनके 4 प्रांत थे और उनकी राजधानियाँ क्या थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक के हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस शीर्षक पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी, जिसे सोने का पहाड़ कहा जाता है, कर्नाटक में सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर जो आपको रेड एरो में दिख रहे होंगे वो त्रिभुज की तरह, वो महाशिलालेख है, यानी कि जो सबसे बड़े शिलालेख है। इन्हें बहुत याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मानसहरा बड़ा है, फिर सहवाजगढ़ी है, ये तक्षशिला क्षेत्र में मिलते हैं हमें। और फिर कंधार है। फिर इधर उत्तर भारत में कलसी है। फिर इधर राजस्थान में गिरनार है। महाराष्ट्र में सोपारा है। और इधर ये भी महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है शायद, सन्नती है। फिर शिशुपालगढ़ है। फिर जोगढ़ है। ये इनके मतलब कि सबसे बड़े अभिलेख हैं जिनमें ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लघु शिलालेखों की, तो अशोक के लघु शिलालेख बहुत सारे हैं। लघु शिलालेख यानी कि आपके यहाँ पर घर में जो दिख रहा होगा, जैसे कि टोपरा, कलसी के नीचे जस्ट आपको बहापुर मिलेगा। फिर बैराट, भाबरू, इनकी लिस्ट बनाना है और याद करना है। बहपुर, बैराट, भाबरू। फिर दक्षिण भारत में आपको बेहद सारे मिलेंगे। ये तमिलनाडु क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र में मिलेंगे। मास्की मिलेगा, गावी मठ, पालकी गुंडू, जतिन, रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, नित्तूर, राजुल, मंडगिरी, उद्दोगोलाम जैसे मिलते हैं। स्तंभ लेख बोले तो एक बीम कॉलम पर लिखे गए शिलालेख। तो यहाँ पर मिलेगा टोपरा, मेरठ, गुज्जर, निगाली सागर, रुमनदेई, रामपुरपा, लोरिया नंदराज, लोरिया अरराज, सारनाथ, सहस्त्राम, अहोरोरा, कोसाम्बी, गुज्जर, सांची, ये उनके प्रमुख स्तंभ लेख मिलेंगे। तो स्तंभ लेख और महाशिलालेख तो पूरे ज़्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिल रहे हैं, और जो लघु शिलालेख है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में देखने को मिल रहे हैं। इसी के समान आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में चोल, पांड्य और जो अलग वंश थे वो शासन कर रहे थे। यहाँ पर जो इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया जाता था, जहाँ पर ये प्रशासनिक केंद्र होते थे। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी, जो सोने के पहाड़ के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक की सोने की खदान थी। यानी इन्हें सोना जो मिलता था वह कर्नाटक से मिलता था। अब इसके बाद आगे देखना चाहिए। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था।
राजधानी के प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मैकस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है, और इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वरोही, पांचवी का रथरोही तथा छठवीं का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य यानी कि जो विशेष धार्मिक अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था यह जान लेना भी आवश्यक है। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और पश्चिमी शासक थे, साथ ही परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। इस तरह जो सेना के लिए हाथी पकड़ना वगैरह का काम यहाँ पर देख रहा है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और जब अशोक के सेनापति सेल्यूकस को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं, तो वे उन्हें उपहार में फिर बाद में 500 हाथी भी देते हैं। सरदार और सरदारी क्या होता था ये भी जान लेना जरूरी है। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं, और अपने समर्थकों में सरदार उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थानीय सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं मिलती है जो सरदारों का विवरण देती है।
उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया रहा होगा। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनमें सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है। उनके जो सामाजिक उद्गम हुआ उसके विषय में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम सातवाहन शासकों के बारे में आगे देखेंगे। पांड्य सरदार सैन गुप्तवन की वन यात्रा का यहाँ पर जिक्र है। यह तमिल महाकाव्य सिप्लातिकारम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजय का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि सभी वे अपने साथ में सरदारों के लिए लेकर आते थे। वैदिक राजा की अगर हम बात करें तो राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक यानी कि तकरीबन 100 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। कुछ कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही है। और यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक कुषाण सिक्का दिखाई दे रहा है। इसका जो पहला सामने का पहला सिक्का दिख रहा है, अग्रभाग, यहाँ पर कनिष्क की तस्वीर है, और दूसरे में जहाँ पर 4 हाथ दिख रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर की तस्वीर है। यानी कि ईश्वर के समान यहाँ पर राजा को दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रशस्तियों के रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। उन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की बात करें तो उसका एक अंश यहाँ पर दिया गया है। धरती पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं। साधु यानी कि भले की समृद्धि और असाधु यानी कि बुरे के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं यानी कि सब कुछ जानते हैं। उनके कोमल
हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कुबेर यानी कि धन के देवता, वरुण यानी कि समुद्र के देवता, और इंद्र यानी कि वर्षा के देवता, और यम यानी कि मृत्यु के देवता के समान हैं। यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, और ये देखिए किस तरह से एक राजा की मूर्ति हो सकती है। इसमें भी कौन कौन से गुण हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तलवार दोनों तरफ लटकती हुई दिख रही होगी, और यहाँ पर जूते और वेशभूषा से पता चलता है कि ये किसी राजा या फिर किसी सेनापति की ये मूर्ति रही होगी। इसके बाद गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में बात करते हैं। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलधारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी में है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। जनता में राजा की छवि किस प्रकार की हुई रही होगी, इस पर अगर बात करें तो राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों के अनुभव और विवरण बहुत कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। और जातक कथाएं पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गंध तेंदु जातक नामक की एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच यह पता लगाने गए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने किसान खासतौर अपने शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने यहाँ पर शुरू कर दिए थे। उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या हुए, ये जानना भी आवश्यक है। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित था। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता है। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे
खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौध बच जाती है, अतः इसमें धान की उपज बढ़ जाती है। यहाँ पर पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, और जैसे ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है कि चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान करने के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खरपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। यहाँ पर ग्रामीण समाज में जो विभिन्नताएं थी उन्हें देखते हैं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहरों, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था, और आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लालार या बड़े जमींदार, हलबहा या उलवर, और दास अडिमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। गृहपति की अगर हम बात करें तो गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकर और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता है। एक छोटे से गांव का जीवन किस प्रकार था, ये हर्ष चरित्र से पता चलता है। हर्ष चरित्र संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती का जीवन एक अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है, और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ है, जो है भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती है। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी।
ईसवी भूमिदान और नए सम्रांत ग्रामीण की बात करते हैं। ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों से मिलता है। इस भूदान की व्यवस्था ने ही सामंती व्यवस्था का प्रारंभ किया। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रारंभ प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिलते हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद और के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में और कुछ अभिलेख तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी यानी कि आरंभिक भारतीय इतिहास की कुछ ज्ञात रानियों में से एक थी और इसलिए उसका यह उदाहरण एक बिरला ही हो सकता है। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े और कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगता है, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए वे दान देते थे। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूल किए जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। इसके साथ ही नए नगर यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। पाटलिपुत्र यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नगर बन चुका था और इसकी बात अगर की जाए तो प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से हुआ था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री सुएनतांग 7वीं सदी में भारत आया तो इसने यह नगर खंडहर के रूप में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम हो चुकी थी। यहाँ सब सम्भ्रांत और शिल्पकार जैसे छोटे छोटे जो मध्यम लोग हैं वह देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर एक प्रतिमा की भेंट यहाँ मथुरा से मिली प्रतिमा मूर्ति है। इस पर प्राकृत अभिलेख है जिनमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था।
तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ महत्वपूर्ण राज्यों और कुछ महत्वपूर्ण नगरों की बात करते हैं तो कुषाणों का यहाँ पर तक्षशिला था। सातवाहन का जो प्रमुख स्थल था पैटर्न था। एक तरफ वंश का नाम लिखिए और दूसरे तरफ प्रमुख शहरों का नाम लिखिए ध्यान से, ये पूछा जाता है। चोल का जो था कोडनाल था और ये चोल का जो था वह पुहार था और जो चेर का था कोटमालू था। और यहाँ पर सातवाहन का पैठान और धान्य कटक देखने को मिलता है और वाकाटक का हमें देखने को मिलता है भरूका, सोपरा, उज्जैनी, विदिशा, कौशाम्बी। गुप्त के ये प्रमुख नगर है। वाराणसी, कन्नौज, मथुरा, श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर आदि प्रमुख नगर थे। महास्थान, चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़ ये प्रमुख इस काल के प्रमुख नगर थे। इनकी लिस्ट बनाइए अच्छे से। यहाँ पर बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार की बात करें तो मध्य एशिया के आगे तक इनका व्यापार होता था। समुद्र मार्ग से भी इनका व्यापार होता था। मालाबार जो कि आधुनिक केरल क्षेत्र में आता है, यहाँ से व्यापार होता था। जलमार्ग के जरिए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक व्यापार फैल गया था और बंगाल की खाड़ी के जरिए यह मार्ग समुद्र रास्तों से चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया था। इसके बाद अगर बात करें मालाबार तट, आधुनिक केरल, यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस और पैथरियन सी का एक अंश है जो कि लगभग प्रथम शताब्दी में लिखा गया। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरे और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडू मनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों गाहरों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। यहाँ पर आहत सिक्के की भी बात होती है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंशों जैसे कि राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इन पर इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पर्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं में बंधा था। यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि जो व्यापारी होते थे वो व्यापार किस तरह से करते थे। दोस्तों, तमिल भाषा के मस्तूबन और प्राकृत में सातवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। यहाँ पर व्यापारियों को सातवाह, सेठी या मस्तूबन कहा जाता था। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है और इसके साथ ही
उन पर पाए गए चित्र, लिपि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आहत सिक्के देखने को मिल सकता है। आहत सिक्के क्या होते थे? एक सील होती थी, उस सील को धातु के ऊपर पूरी ताकत से मार दिया जाता था तो उसकी छाप उस पर बन जाती थी। और ये बैडोल टाइप के आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोल या फिर बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगे तो ऐसे भी नहीं है, तो इसी तरह के ये होते थे। राजा, किसान और नगर वाले इस अध्याय में हम हैं। और इसके बाद अगर हम और आगे देखते हैं तो दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों की अयोध्या यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुरातत्वविदों और योद्धा शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनमें योद्धाओं की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गए थे? इतिहासकारों को इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका यह अर्थ हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलित में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? अब यहाँ पर अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ये दिमाग में ये बात आती है तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है अभिलेख में क्या लिखा है। यहाँ पर एक गुप्त शासक का अभिलेख आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह एक योद्धा सिक्का यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके ऊपर जो है ये आहत सिक्का है। यहाँ जो है ये ब्राह्मी लिपि है जो कि अशोक के अभिलेख में लिखी गई थी। इस तरह के शब्द, जो टी जैसा शब्द जो है ये का के लिए, ये जो डी जैसा शब्द है चा के लिए, सी जैसा शब्द ये ढा के लिए है, और ये इस तरह से ये आई जैसा शब्द, डंडे जैसा शब्द आर के लिए है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस प्रकार से किया गया यह भी जान लेते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की। आरंभिक अभिलेख का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीन अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशक बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल पाया। खरोष्टी लिपि को किस तरह से पढ़ा गया ये देखते हैं। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं, जिनका शासन द्वितीय से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहा, इनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया है। उदाहरण के तौर पर दो लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेख की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया।
अब यहाँ पर राजा किस तरह से आदेश देते थे, तो यहाँ पर आप राजा देवनाम प्रियदर्शी यह कहते हैं, यानी कि अशोक का ही यह नाम है प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रियदर्शी, यानी कि जो ईश्वर का प्रिय सम्राट हो। अशोक की यह उपनाम है उसका। तो वह कहता है कि अतीत के में वसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाए, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हूँ, अथवा मैं वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। ध्यान देने बात यहाँ पर यह भी है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उस पर अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवनाम अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी कि देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली, भाषा और पुरातत्व विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। हमने यह भी देखा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या हमें यह लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे गए कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा है वह सत्य है अथवा संभव है या फिर वह अतिशयोक्ति यानी कि झूठ है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थर पर तीर्ण है, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुक सकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ पर आप जो पिनांडर नाम के एक शासक थे हिंदी यवन, उनका यहाँ पर आप सिक्के देख सकते हैं। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेश का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। राजा की वेदना यानी कि राजा की समस्याएं क्या क्या थी? जब देवनाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8वें वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाम प्रियदर्शी धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। धर्म जो है प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ धर्म ही होता है। यही देवनाम प्रियदर्शी के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवनाम प्रिय के लिए यह बहुत वेदनीय और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ के लोग मारे जाते हैं या निष्कासित किए जाते हैं। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परीक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जिस पर विजय प्राप्त की गई। अर्थात हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि क्या राजा न विजय वेदना या फिर नए जो राज्यों को जीतते थे उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सके। अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या रही, यह जान लेना भी आवश्यक है। क्या आपको यह पता चल गया होगा? अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है।
कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनमें जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ निकाले नहीं जा सके हैं, या प्रकाशित किए गए हैं, या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रह गए होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुछ अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हमें हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख मात्र से नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशक में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इसमें संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियाँ विकसित होंगी। यहाँ पर कालक्रम को देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारत के इतिहास में कौन सी घटनाएं कब घटित हो रही थी। पिछले अध्याय में जहाँ पर हम 500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास के कालक्रम को देख चुके थे। अब यहाँ पर हम प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास क्रम 600 ईसा पूर्व के बाद के कालक्रम से देखते हैं। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व के दौरान धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद और आहत सिक्कों का प्रचलन इस समय में होता है। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व के दौरान मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बनती है। लगभग 327 से 325 के दौरान सिकंदर का आक्रमण होता है और इस समय पर नंद वंश का घरानंद नाम का शासक पाटलिपुत्र पर शासन कर रहा होता है। लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है। लगभग 272 से 268 या 231 ईसा पूर्व या अशोक का शासनकाल रहा है। यहाँ पर इसके लगभग 185 ईसा पूर्व की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर अंत होता है और लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व के दौरान पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्य, दक्कन में सातवाहन शासन होता है। लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर में शक मध्य एशिया के लोग जो हैं वे शासन करते हैं और रोमन व्यापार होता है। सोने के सिक्कों का प्रचलन होता है। लगभग 78 ईसा पूर्व में लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है, यानी कि कनिष्क राजा बनता है और इसी के साथ में शक संवत की शुरुआत हो जाती है जो कि हमारा राष्ट्रीय संवत है। दोस्तों लगभग 100 से 200 ईस्वी सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। लगभग 320
ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ होता है। लगभग 335 से 375 ईस्वी के दौरान समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। लगभग 375 से 415 के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गद्दी पर बैठते हैं और धक्कर व बाकाटाक वंश गद्दी पर बैठते हैं। लगभग 500 से 600 ईस्वी कर्नाटक के चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु के पल्लवों का उदय होता है। लगभग 606 से 647 के दौरान कन्नौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री स्वयंतांग ये जिसे हैंसांग भी कहते हैं वह यात्रा करता है। लगभग 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय होती है। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना चाहिए कि ये जो तिथियाँ हैं ये पूरी तरह से शुद्ध निर्धारित तिथियाँ नहीं है, ये एक अनुमानतः तिथियाँ हैं। दोस्तों इसके बाद 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन होता है और 1810 का दशक कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। 1833 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक ब्राह्मी अभिलेख का अर्थ निकाला गया। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोधपत्र एपिग्राफिया कर्नाटका का प्रथम अंश प्रकाशित होता है। 1888 में एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम अंक आता है। 20वीं शताब्दी की बात करें तो 1965 से 66 के दौरान डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। इसी के साथ इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर समाप्त होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।